तो अगर कोई 24-25 साल का व्यक्ति अगर निवेश करने के बारे में सोच रहा है, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया जा सकता है, तो उसी को हम बोलेंगे वेल बिगन इज हाफ डन। जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है वो एक नए इन्वेस्टर के लिए, फर्स्ट टाइम के लिए, जिसको अपने डिसीजन मेकिंग को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, तो ये स्टार्टिंग बिगिनिंग इन्वेस्टर के लिए बेस्ट फंड है ये। जब डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छा करती है, सिक्लिकल्स अच्छा करते हैं, तो वैल्यू स्टाइल अच्छा करता है। जब केवल इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ी ब्रॉड बेस्ड नहीं होती है, डिफेंसिव कंपनियां चलती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां चलती है, तब क्वालिटी या ग्रोथ स्टाइल चलता है। 2 फ्लेक्सी कैप फंड और 2 मिड कैप फंड अगर हम बोलते हैं ना, उतना काफी है। तो यूएस में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यूएस जो है वो वर्ल्ड की दिग्गज सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इट इज द मेक्का ऑफ ऑल इनोवेशन। तो डेट में आप देखिए कि एक लिक्विड फंड और एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड जिसको हम बोलते हैं, ओवरलैप देखना आई डोंट थिंक इन्वेस्टर का काम है, क्योंकि हर फंड मैनेजर को अपनी फीस और अपनी तनख्वाह जस्टिफाई करनी है। इन्वेस्टमेंट होराइजन को अंडर एस्टिमेट करते हैं और लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट को ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ये परफेक्टली साइंटिफिक चीज है। हर किसी को करना चाहिए, लंबे अरसे के लिए करना चाहिए। परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए 3 इयर्स 5 इयर्स इज राइट टाइम फ्रेम। इन्वेस्टमेंट करने के लिए परपेचुइटी इज द राइट टाइम फ्रेम। वी शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। It will create some turbulence for us, but nothing to do with us. अब आए हो तो पूरी वीडियो देख के जाना। म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने का और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव करने का, एंड यस, वेल्थ क्रिएट करने का। और आप कहाँ पे हैं? आप हैं ग्रो के म्यूचुअल फंड चैनल पे, जहाँ पे होती है म्यूचुअल फंड की बात ग्रो के साथ, और साथ साथ में बहुत सारे एक्सपर्ट लोग जो खुद म्यूचुअल फंड्स मैनेज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली वो आपको काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आज के गेस्ट से आपको मिलवाता हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि म्यूचुअल फंड के भी बहुत सारे एपिसोड्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं। उनके लिंक आपको आई बटन वगैरह मिल जाएंगे, उनको जरूर देखिएगा। आज के हमारे गेस्ट हैं आशीष सुमाया जी, व्हाइट ओक कैपिटल के सीईओ हैं। व्हाइट ओक कैपिटल एक रीसेंट म्यूचुअल फंड प्लेयर है इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन आशीष जी को जो एक्सपीरियंस है वो 20 साल से भी ज्यादा का है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। इससे पहले आशीष जी मोतीलाल ओसवाल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रह चुके हैं फॉर 8 इयर्स, और उससे भी पहले ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन हेड करते थे। देख रहे हो विनोद, ग्रो के चैनल पे कितने एक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं। इनके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है इन पॉलीमर साइंस फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी एंड मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज इन फाइनेंस फ्रॉम एनएमआईएमएस मुंबई यूनिवर्सिटी। आशीष सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया नीरज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज मौका मिला है आपसे बहुत सारे सवाल करने का, तो पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी जो पूरी रिटेल इन्वेस्टर है वो सारे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे इस बातचीत से। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक आपको थॉट देता हूँ, आप उसका आंसर दीजिएगा। सो मैं एक 24-25 साल का व्यक्ति हूँ, ऐसा है नहीं, वैसे तो मैं 36 ईयर्स का हूँ। मैं मान रहा हूँ कि आपके सामने एक 24-25 साल का व्यक्ति आता है और बोलता है कि यार मैंने अभी सैलरी जो है कमानी शुरू करी है, ठीक है, एंड आई हैव नो आइडिया कि भाई इक्विटी क्या होती है क्या नहीं होती, बट किसी ने बताया कि म्यूचुअल फंड्स कुछ अच्छा होता है, म्यूचुअल फंड्स कुछ चीज़ होती है जिससे हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो आपकी ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सजेशन रहने वाली है कि वो क्या करे म्यूचुअल फंड में? यार अगर 24-25 साल का बंदा या बंदी अगर सबसे पहले शुरू करते ही अगर ये पूछे कि निवेश कैसे करना है, म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा उनको, क्योंकि मेरी खुद की रिग्रेट यही है कि मैंने 24-25 साल से स्टार्ट नहीं किया। राइट। सो आई थिंक कि जैसे हमेशा बोलते हैं इंग्लिश में, वेल बिगन इज हाफ डन। तो अगर कोई 24-25 साल का व्यक्ति अगर निवेश करने के बारे में सोच रहा है और वो इस निष्कर्ष पर भी पहुंच गया है कि भाई म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया जा सकता है, तो उसी को हम बोलेंगे वेल बिगन इज हाफ डन। और मैं डेफिनेटली उनको प्रोत्साहित करूंगा, कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि सही सोच है। और बेसिकली जैसा आप जानते हैं कि एक तरीके से आज ये इतना फेमस चीज हो गया, ऑलमोस्ट आप इसको घिसा पिटा चीज बोल सकते हैं, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लंबे अरसे के लिए अगर एसआईपी करते हैं तो उससे बढ़िया तो कोई स्टार्ट करने का और कोई तरीका नहीं है। सो कोई बहुत नई या चमत्कारी चीज नहीं बताई मैंने आपको, बट सिंपल तरीके से स्टार्ट करें, आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। आजकल सब क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं। क्रिकेट में बोला जाता है स्टे ऑन द पिच, रोटेट द स्ट्राइक, टेक द सिंगल्स। तो पूरी इनिंग्स पूरी लंबी पारी खेलना, पूरी इनिंग्स खेलना, पिच पे रहना और सिंगल्स लेना,
ये इक्विटी एसआईपी है। राइट, अगर 50 ओवर का मैच है तो पूरे 50 ओवर खेल के आना है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शेयर बाजार जो है उसको एक आप टफ पिच के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो टफ जब पिच होती है तो कमेंटेटर हमेशा, दिग्गज बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यही बोलते हैं कि पिच पे रहेंगे तो जीत जाएंगे। राइट, राइट। सो एक तो बात सर आपने जो भी बताई कि आपने 24-25 साल की उम्र में जो है वो इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सोचा था या नहीं की थी, तो वो स्टोरी मैं जानना चाहूंगा कि वो क्यों था, ऐसा क्यों रहा, और फिर कैसे आप इस तरफ आए। देखिए, क्योंकि एक्चुअली मेरे लिए तो और भी शर्मनाक है, क्योंकि मैं तो था इंडस्ट्री में, भले इतना अकलमंद शायद नहीं था। वो बोल रहे चिराग तले अंधेरा। हाँ, तो मैं तो स्टार्ट कर लिया था, मैंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मैनेजमेंट ट्रेनी था मैं। लेकिन समझते समझते, क्योंकि क्या होता है जब हम यंग होते हैं तब हम लोगों को ये स्टॉक पिकिंग, फंड मैनेजमेंट, शेयर बाजार, ये सब चीज़ों से थोड़ा बहुत ही चकित हो जाते हैं कि भाई चलो हम कहाँ आ गए हैं, थोड़ा देखते हैं। तो सीखने समझने में समय निकल गया। और जब तक मुझे समझ में आया कि भाई जब सीख रहे थे, समझ रहे थे, तब खुद ही शुरू भी कर देना चाहिए था। तो वो शायद कहीं ना कहीं पे। और दूसरा, सी जस्ट लाइक एनी अदर यंगस्टर भी, मैं भी मैं भी शायद किसी न किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग, लंबे अवधि के फायदे क्या होते हैं, ये सब शायद इतना नहीं सोचा था तभी। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि देखिए, जैसे अगर आप 24 साल में सेविंग स्टार्ट करते हैं और 34 साल में सेविंग स्टार्ट करते हैं, राइट, तो आगे जाकर के आप 3 गुना 4 गुना भी कर लेना, तभी भी वो 10 साल का गैप आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो इक्विटी का जो रिटर्न जो है, एक तरीके से इसको बोलते हैं हम पैराबोलिक या ज्योमेट्रिक कंपाउंडिंग होती है इसमें। राइट, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है सबके लिए कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। राइट सर, यही है अंडरलाइंग लेसन हमारा, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। एब्सोल्युटली। राइट, ओके। तो अब आपने ये तो बता दिया कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लीजिए। अब हम बात करते हैं वाइट ओक कैपिटल की। और वाइट ओक कैपिटल एक मुझे लगता है कि उभरता हुआ सितारा जो है वो नजर आ रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। और आपने सर इसमें जो शुरुआत करी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने फ्लेक्सी कैप फंड से करी है, राइट? बिल्कुल तो सही। फ्लेक्सी कैप फंड, पहले तो मैं जानना चाहूंगा एक आम आदमी को अगर आप समझाना चाहें कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या है, तो उसके ऊपर फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर को समझाएं कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या है। देखिए नीरज जी, क्या है कि जो हमारा पूरा शेयर बाजार है, जैसे क्या है कि इक्विटी में निवेश करना अपने आप में ये फर्स्ट लेवल एक डिसीजन है, राइट। फिर बहुत ही तुरंत, बहुत ही क्विकली लोग है ना, वेरी अर्ली इन द जर्नी लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि भैया अभी ये सेक्टर लेंगे, वो सेक्टर लेंगे, लार्ज कैप लेंगे, मिड कैप लेंगे, स्मॉल कैप लेंगे। तो ये सब सेकेंडरी या टर्शियरी या ये सब चीजें बाद में आती है। सबसे पहले तो क्या है कि भाई आप मार्केट में एंटर करिए। तो इक्विटी जो एसेट क्लास है, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी का जो पूरा बाजार है या इक्विटी का जो पूरा प्लेग्राउंड है, वो जो है उसमें कोई सेक्टर, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसा कुछ नहीं है। पहले बाजार में एंटर करना है हमको, राइट। तो सीधा सीधा तरीका ये है, जैसे फ्लेक्सी कैप हम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें मोटा मोटी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हर चीज का समावेश हो जाता है। ये डाइवर्सिफाइड फंड है, इसमें सारे सेक्टर आ जाते हैं। और खास करके व्हाइट ओक जिस तरीके से मैनेज करता है, हम लोग क्या करते हैं कि 40-45% पैसा स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में रखते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि भारत जैसे बाजार में, ठीक है, छोटे अरसे में ऊंच नीच होती है, लेकिन अल्टीमेटली 3-5-10 साल का देखेंगे तो स्मॉल एंड मिड कैप में हम काफ़ी आउट परफॉर्मेंस बाजार के कंपैरिजन में जनरेट कर सकते हैं। तो इसी में पैसा बनेगा अल्टीमेटली। और लार्ज कैप में ब्लू चिप कंपनियां हैं। तो हम किसी भी तरीके का बायस नहीं चाहते अपने पोर्टफोलियो में। हम चाहते हैं कि हमको पूरा ओपन प्लेग्राउंड दिया जाए और जो हमारे निवेशकों के लिए बेस्ट पॉसिबल चीज़ है वो उसमें से हम जनरेट करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, वो एक नए इन्वेस्टर के लिए, फर्स्ट टाइम के लिए, जिसको अपने डिसीजन मेकिंग को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, उसके लिए सीधा सीधा तरीका यही है कि भाई ये फंड में पूरे मार्केट के जितने एलिमेंट्स है सबका समावेश हो जाता है। और इसमें दूसरी बात क्या है कि फंड मैनेजर को आउट परफॉर्म नहीं करने के लिए कोई ज्यादा एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि आपको बोल नहीं सकते ना कि भाई हम तो लार्ज कैप में थे लेकिन स्मॉल कैप चल गया, हम तो बैंकिंग में थे लेकिन कंज्यूमर चल गया। तो ये ओपन मार्केट है, ब्रॉड मार्केट है पूरा, इसमें सब कुछ आ गया। तो ये स्टार्टिंग बिगिनिंग इन्वेस्टर के लिए बेस्ट फंड है ये। राइट, राइट। मतलब इस फंड में जो मैं समझ पाया, जो एक आम निवेशक को हम लोग समझाना चाहेंगे वो ये है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फंड मैनेजर ने सिर्फ स्मॉल कैप चूज करना है, मिड कैप चूज करना है, लार्ज कैप चूज करना है। वो तीनों ही कैटेगरी में से जो भी उसको बेस्ट स्टॉक्स लगते हैं वो चूज कर सकता है। और ये आपने बताया जैसे कि बिगनर्स के लिए आपने बोला कि ये बहुत अच्छा फंड है। इसमें और कुछ रीजनिंग देना चाहेंगे कि बिगनर्स के लिए ये फंड अच्छा क्यों है, जबकि उनके पास लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के अलग से भी ऑप्शंस हैं? हाँ, क्योंकि जब थोड़ा ज्ञान आ जाता है उसके बाद लोग चीजों को कॉम्प्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं ना। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, पूरे मार्केट के सारे एलिमेंट का समावेश है।
और जैसे व्हाइट ओक जो है, जैसा आपने बताया कि हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत अब की है, जैसे रिटेल म्यूचुअल फंड हमारा पिछले 2 महीनों में आया है, लेकिन व्हाइट ओक कैपिटल जो संस्था जो है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो 5 साल से चल रही है। और हमारे जो फाउंडर है प्रशांत खेमका, वो गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे, न केवल इंडिया के लेकिन ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स, विश्व भर में जितनी इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो इनका और हमारी व्हाइट ओक कैपिटल की जो टीम है, इसका काफ़ी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। और हम ज़्यादातर प्रेफर ये करते हैं कि हम फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस तरीके के कैटेगरी के फंड्स मैनेज करें, क्योंकि एज ए इंस्टीट्यूशन हमारा हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड भी इसी में है और बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है इसमें हमारा। सर जैसे हम लोग सुनते हैं कि 2 स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग है, ग्रोथ स्कूल है, एक वैल्यू स्कूल है, तो क्या फिलॉसफी हम लोग फॉलो करते हैं व्हाइट ओक के अंदर? नीरज जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली ये भी एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। लोग, जैसे मैंने बताया ना कि सेक्टर, मार्केट कैप, तो उसी तरीके से क्या है कि ये ग्रोथ, वैल्यू, ये सब चीज़ें भी लोगों को कभी कभी कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेट कर देती है। और आपने खुद देखा होगा, हमारे जो निवेशक है, जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बाजार में, इन्होंने भी देखा होगा कि ऐसे बहुत लूजली ऐसा बोला जाता है कि 2017-18 तक ग्रोथ चली, 2019-20 में ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ के अंदर केवल हाई क्वालिटी डिफेंसिव कंपनीज चली। और 2021-22 में लोग ऐसा बोलते हैं कि मार्केट रोटेट हो गया, मतलब वैल्यू स्टाइल चलने लगा, पीएसयू, कमोडिटी, ये सारी चीज़ें। तो ग्रोथ और वैल्यू, ये चीज़ें रोटेशन, और क्या होता है, कभी आउट ऑफ फैशन, कभी इन फैशन, इस तरीके की चीज़ें बाजार में होती है। तो मैंने क्या देखा है कि जब डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छा करती है, सिक्लिकल्स अच्छा करते हैं, तो वैल्यू स्टाइल अच्छा करता है। जब केवल इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ी ब्रॉड बेस नहीं होती है, डिफेंसिव कंपनियां चलती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां चलती है, तब क्वालिटी या ग्रोथ स्टाइल चलता है। तो क्या है कि इसमें कोई एक एक ही सही है और दूसरा गलत है, ऐसा है नहीं। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब आर्थिक व्यवस्था में चीज़ें जब चेंज होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, तो कभी ग्रोथ, कभी वैल्यू, इस तरीके का मूवमेंट होते रहता है। तो क्योंकि आपका सवाल व्हाइट ओक को लेकर के था, हम लोग अपने आप को ग्रोथ या वैल्यू नहीं बताते, हम अपने आप को ब्लेंडेड बताते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में ग्रोथ और वैल्यू का बैलेंस रहता है, डोमेस्टिक कंपनीज और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज का बैलेंस रहता है, डिफेंसिव स्टॉक्स जिसको हम बोलते हैं और सिक्लिकल स्टॉक्स जिसको हम बोलते हैं, उसको भी हम बैलेंस्ड रखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मार्केट में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, करेंसी रेट, ये सब चीज़ों को फोरकास्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राइट। तो हम इन चीज़ों को फोरकास्ट नहीं करते, हम पोर्टफोलियो में बैलेंस बना के चलते हैं। सर इसमें मेरे पास एक सवाल है, मतलब अल्टीमेटली मुझे जो कंक्लूजन समझ आया वो ये है कि भैया देखो, इन्वेस्टर बाबू, आपको रिटर्न मिलना चाहिए, आप ग्रोथ और वैल्यू के चक्कर में मत पड़ो, हाँ, आपको बढ़िया कंपनी चूज करके देगा व्हाइट ओक, क्योंकि उसमें स्टॉक को नहीं रिटर्न पता देने है की ना, आप कोशिश उसको करें। वैल्यू बोल रहे हो। राइट राइट राइट, क्या बात है। सर मुझे एक बात जाननी है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इस शो पे मैंने सबसे सवाल पूछा है, तो और हाँ, सबके विचार अलग अलग होते हैं, एंड वी ऑलवेज रिस्पेक्टेड कि हर किसी का जो है विचार अलग हो सकता है। ये नंबर ऑफ स्कीम्स का क्या फंडा है कि एक एक आम आदमी को अपने पास कितनी नंबर ऑफ स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? कोई अपर लिमिट, कोई लोअर लिमिट, या बस करते जाओ, जो पसंद आए उसको खरीदते जाओ? कैसे आप इसको कैसे देखते हैं? तो मेरे फैमिली मेंबर्स में भी काफ़ी लोग मुझे ऐसा सवाल पूछते हैं। तो एक अभी रिसेंटली रिश्तेदार ने, किसी ने पूछा था कि ये फंड भी ले लूँ, वो फंड भी ले लूँ। तो मैंने बोला कि पूरा जू नहीं बनाने का है घर में। राइट। तो क्या है, जू या एक्वेरियम नहीं बनाने का है। तो बेसिक पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं चाहिए। देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे थोड़ा विस्तार में, मैं बताता हूँ कि एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि भाई, हमारे जैसे कोई यंग है, अगले 20-30 साल के लिए एसआईपी कर रहा है, तो वो केवल इक्विटी करेगा। लेकिन कई हमारे लिसनर्स हैं, समझो कि उनको ज़रूरी नहीं कि पूरा इक्विटी करेंगे, कोई कंजर्वेटिव लोग हैं, किसी को पैसे की 1-2 साल के अंदर ही ज़रूरत है, तो वो इक्विटी शायद पूरा नहीं भी करेंगे। ठीक है, तो आप उसको डिवाइड करिए, इक्विटी और डेट। अब मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि लोगों का इंडिया में पैसा होता है, वैसे यूएस में या दूसरे इमर्जिंग मार्केट में भी एक कॉम्प्रिहेंसिव इक्विटी पोर्टफोलियो है, इसमें सारी चीज़ों का समावेश होना चाहिए। तो अब आते हैं इंडिया में, पहले जो मेन पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो, तो राइट। इसमें मुझे लगता है कि जैसा मैंने बताया ना कि फ्लेक्सी कैप फंड है, तो 2 फ्लेक्सी कैप फंड और 2 मिड कैप फंड अगर हम बोलते हैं ना, उतना काफ़ी है। जैसे मिड कैप के आगे जाकर के स्मॉल कैप में भी चले जाओ, डाइवर्सिफाइड को छोड़ करके बैंकिंग और आईटी में भी चले जाओ। ये नॉर्मल जो हमारे लिसनर्स हैं, जो इंडिविजुअल यंगस्टर्स हैं, एसआईपीस कर रहे हैं, ये सब फैंसी चीज़ें कि आईटी सेक्टर को ओवरवेट कर दो, बैंकिंग का फंड ले लो, वो सब कॉम्प्लिकेशन इनके लिए रिक्वायर्ड एक्चुअली है नहीं। राइट,
तो इन लोगों को कपल ऑफ डाइवर्सिफाइड जैसे फ्लेक्सी कैप टाइप फंड्स मैंने बोले। अच्छा, उसमें से भी क्या होता है कि लोग टैक्स प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेक्शन 80C का हर साल का करते हैं। और ईएलएसएस वगैरह आमतौर पे की। ये जो ELSS फंड्स है ये भी फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप ही होते हैं आमतौर पे। तो एक आधा आपने फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड खुद खरीद लिया, एक आधा आपका कहीं न कहीं पे कोई SIP ELSS वगैरह का चल रहा होगा, एक आधा आप कहीं पे मिड कैप फंड कर लीजिए, क्योंकि मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि जो मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स जो है ना, ये आई थिंक के इंडिया में बहुत स्कोप है, क्योंकि हमारी पूरी कंट्री स्मॉल एंड मिड कैप है यार। अभी यहाँ पे क्या है कि बहुत अब तो जर्नी स्टार्ट हुई है, तो ये होना जरूरी है। फिर आप देखिए जैसे आजकल थोड़े रेस्ट्रिक्शंस है RBI की तरफ से, बट जब भी अलाउड हो तो यूएस में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यूएस जो है वो वर्ल्ड की दिग्गज सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इट इज द मेक्का ऑफ ऑल इनोवेशन। आप कैपिटल मार्केट ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, कोई भी चीजें लीजिए, नया फ्रंटियर जो है वो यूएस है। तो यूएस में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब बात रहती है डेट की, तो डेट में आप देखिए कि अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स इन्होंने कोई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म डेट, ये सब करना नहीं चाहिए। एक लिक्विड फंड और एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड जिसको हम बोलते हैं। तो कुल मिला के लंबा जवाब दिया मैंने, बट आप समझ गए होंगे कि 3 या 4 कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ। फ्लेक्सी कैप, ELSS, मिड कैप, यूएस इक्विटी हो गया, एक लिक्विड फंड हो गया, एक शॉर्ट टर्म डेट फंड हो गया। आई थिंक इतने में सब कुछ हो सकता है। राइट राइट। आई थिंक सर ये सबसे सिंपल आंसर दिया है आपने, और रिटेल इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए जो आप बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार और बोल देता हूँ, प्लीज़ ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें अपने पोर्टफोलियो को। सेक्टोरल के पीछे जा रहे हैं, थीमेटिक के नाम पे कहीं और जा रहे हैं, और जो सर ने बात बोली एक्चुअली वो हम सुनने को मिलती है, मैं IT पे ओवरवेट हो रहा हूँ, बैंक पे अंडरवेट हो रहा हूँ। तो प्लीज़, आई थिंक ये बहुत सही आपने बात बोली कि अगर 2 फ्लेक्सी कैप, 2 मिड कैप, और अपना वो भी जो आपको डेट के लिए जितना भी आपका कंफर्ट है उसके लिए आप लिक्विड फंड और शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड जो है वो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक सवाल मेरा निकल के आता है, जैसे फ्लेक्सी कैप है या मिड कैप है, इसमें क्या इन्वेस्टर को ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि यार मैंने 2 अलग अलग फ्लेक्सी कैप तो ले ली, लेकिन उसमें ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसको वो कैसे एड्रेस कर सकता है? ये देखना भी चाहिए, नहीं देखना चाहिए? कैसे उस चीज़ को आप एड्रेस करेंगे? देखिए नीरज जी, क्या है कि ये ओवरलैपिंग जो चीज है ना, इसको लोग नीरज जी विजुअली देखते हैं। तो क्या करते हैं कि चलिए मैंने किसी ऐप पे या ग्रो के ऐप पे, वेबसाइट पे, कहीं पे पोर्टफोलियो में पढ़ लिया, तो देखिए विजुअली लोग ओवरलैप बताते हैं कि भाई मेरे पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, दोनों में ICICI बैंक है, दोनों में इन्फोसिस है, दोनों में बजाज फाइनेंस है, दोनों में नेस्ले है। तो यार वो तो विजुअली आपने बोल दिया, लेकिन ओवरलैपिंग जो है ये एरिथमेटिकल टर्म है इन रियलिटी। क्योंकि एक पोर्टफोलियो में, समझिए कि एक पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक है, दूसरे पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक है, राइट। तो आप जो 30 स्टॉक वाला है वो समझिए कि उसमें से 20, 25 या 50 वाले में उसका समावेश हो गया ऑलरेडी। दैट इज नॉट ओवरलैप। उसको एरिथमेटिकली आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो 30 स्टॉक वाला जो पोर्टफोलियो है वो किसको बेंचमार्क कर रहा है, निफ्टी 500 को बेंचमार्क कर रहा है, निफ्टी 50 को बेंचमार्क कर रहा है, वो किसके साथ उसकी कंपटीशन लगी हुई है। दूसरी बात यह है कि भाई परसेंटेज एलोकेशन, अब किसी के पोर्टफोलियो में ICICI 1% है, दूसरे वाले के पोर्टफोलियो में 6% है, राइट। तो उससे काफी अंतर पड़ता है। अच्छा, जैसा हमारे जैसा अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो 40 से 45% स्मॉल एंड मिड कैप है। अब स्मॉल एंड मिड कैप में क्या हम 8-8% तो ले नहीं सकते, तो काफी सारे पीछे एक लंबी टेल होगी जहां पे बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स है जो 1% वेटेज है। वो एक का कब हम 3% कर देंगे, कब उसको बेच के 3 का फिर 2 कर देंगे, आपको नहीं पता चलेगा। तो मैंने क्या देखा कि बहुत सारे लोग ओवरलैप के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये विजुअली खाली देखते हैं। देखिए, इसे विजुअली देखने से आपको ओवरलैप नहीं पता चलता है। आपको उसमें डीप लाइन बाय लाइन, परसेंटेज एलोकेशन, सेक्टोरल एक्सपोजर, अच्छा और एक चीज, इसको मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, लेकिन एक्टिव वेट के भाई बेंचमार्क में कितना वेटेज है और पोर्टफोलियो में कितना वेटेज है, बेंचमार्क से कितना डिस्टेंस पे है पोर्टफोलियो। तो बहुत सारे इसमें चीजें हैं ऐसी जो आप विजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो कुल मिला के आपको केवल ये देखना चाहिए कि भाई आपने जो फंड खरीदा है वो अपने कॉम्पिटिटर के वीजा वी कहाँ पे स्टैंड करता है। ऐसा नहीं कि हर दिन, हर महीने, हर तीसरे महीने, बट साल, 3 साल, 5 साल, लंबे अरसे, जैसे जैसे समय बीतता है, तो जिस फंड में आप हैं वो क्या आपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या आपने पीयर्स में नंबर 1 होना जरूरी नहीं है भाई, बट कम से कम टॉप 5, टॉप 10 में आता है नहीं आता है, उतना आप खाली देखिए। ओवरलैप देखना आई डोंट थिंक इन्वेस्टर का काम है, क्योंकि हर फंड मैनेजर को अपनी फीस और अपनी तनख्वाह जस्टिफाई करनी है। और सीधी सी बात है, देखिए हम लोग ओपन, यहाँ पे सब डेमोक्रेटिक है, इंफॉर्मेशन सब अवेलेबल है, सब एजुकेशन अवेलेबल है। अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो लोग पैसा निकाल देंगे, तो उसमें तो कोई छुपा है नहीं इसमें।
आपने बताया कि ये देखना है हमें कि बेंचमार्क को बीट कर रहा है नहीं कर रहा है। आपने ये भी बताया कि ये देखिए कि वो अपने जो पीयर्स हैं, मतलब नंबर 1 पे ना आ रहा हो लेकिन टॉप 5 में ज़रूर हो। और क्या क्वालिटीज़ मैं देखूँ एज़ अ इन्वेस्टर एक फंड को चूज़ करने से पहले? एक फंड को चूज़ करने से पहले मैं क्या-क्या बेंचमार्क या क्या-क्या क्राइटेरियाज़ चेक करूँ, जिससे मुझे समझ आ जाए कि ओके, ये फंड है जो मेरे इक्विटी इन्वेस्टिंग की जो नीड है उसको जो है सैटिस्फाई कर सकता है। बिल्कुल। तो क्या-क्या मैं इसमें क्या-क्या बेंचमार्क्स क्या-क्या मैं चीज़ें और देखूँ? श्योर। सो नीरज जी, बेसिकली मुझे क्या लगता है कि जैसे हमेशा देखिए, परफॉर्मेंस जो है वो तो पोस्ट फैक्टो आता है। आप आज इन्वेस्ट कर लेंगे कुछ हुँ, चीजें देख करके, तो 2 साल 3 साल के बाद आपको पता चलेगा आपका डिसीजन किस तरीके का था। तो परफॉर्मेंस एक चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि फंड मैनेजमेंट कंपनीज जो है, फंड मैनेजर्स जो हैं, देखिए हम परफॉर्मेंस तो जैसा मैंने बताया 2 3 5 साल में ही डिलीवर करेंगे। तो उस 2 3 5 साल के दौरान इन्वेस्टर जो है वो हमारे साथ हाथ पकड़े, हमारे साथ हमारे फंड में रहना चाहिए। तो पर्सनली आई डोंट नो आपको कितने लोगों ने ये क्राइटेरिया बताया है, बट मैं पर्सनली मानता हूं कि कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी फंड मैनेजर या किसी भी फंड मैनेजमेंट कंपनी का कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो कम्युनिकेट करते हैं वो आपको पोर्टफोलियो में दिखता है नहीं दिखता है, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्म करना एक चीज़ है, लोगों को अपने साथ पकड़े रहना, बिकॉज अगर लोग हमारे साथ रहेंगे नहीं तो परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस कैसे करेंगे ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई आप रुकिए 5 साल कुछ जादू होगा 5 साल के एंड में, ऐसा तो है नहीं। अभी से लेकर के 5 साल पूरी जर्नी हमको साथ में चलनी है। किसी दिन किसी महीने आप नाखुश होंगे, किसी दिन किसी महीने आप बहुत खुश होंगे, लेकिन रहना है ना पूरी जर्नी में। तो उसके लिए मैंने क्या देखा है कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी। तो आपको, आप कुछ कंपनी का लिटरेचर पढ़ते हैं, उसके प्रेजेंटेशंस देखते हैं, कुछ आप इंटरनेट पे देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो उनके कम्युनिकेशन से आपको क्या समझ में आता है, कुछ कंफर्ट मिलता है नहीं मिलता है। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, राइट। इसके पीछे के लोग कौन है। देखिए अभी बहुत सारे, जैसे हमारे जैसे बहुत सारी नई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हुँ, आएंगी। तो नई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, इसके पीछे पहले दिन से आपको ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन इसके पीछे के लोग कौन है, उनका पहले का एक्सपीरियंस क्या है, उनका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके का रहा है, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी बड़ी टीम है। तीसरी चीज, कि जो बात कर रहे हैं और जो डिलीवर करना है लॉजिकल है। जैसे मैंने बोला कि हमारा आधा से ज्यादा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि भाई एनालिस्ट कितने हैं टीम में। अगर मैं बोलूं कि हम बड़ा $5-6 बिलियन का कॉर्पस मैनेज करते हैं, उसमें से आधा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में, और आपको पता चला कि हमारे टीम में 3 आदमी है, तो आप सोचेंगे कि भाई कैसे यार 20,000 करोड़ रुपए स्मॉल एंड मिड कैप में कैसे लगा लेते हो यार 3 आदमी लेके, हाँ, राइट। हाँ, तो टीम कैसी है, पीछे के लोग कौन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, जो बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं करते हैं। आई थिंक ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन की कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, ये सारी चीजें हैं विच आर क्राइटेरिया अदर देन जस्ट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस तो रियर व्यू मिरर हो गया हमारे लिए, बिल्कुल। बाद में दिखेगा हमें। राइट। एक आपने मुझे आपसे 2-3 बातें और भी पूछनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही है। तो न्यू एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में आपने जो चर्चा करी, तो क्या जैसे अभी आपने बताया कुछ आ रही हैं और आने वाले समय में और भी आपको दिख रही हैं कि इसमें भीड़ बिल्कुल। बढ़ेगी, इस सेक्टर में भीड़ बढ़ेगी, तो क्या अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर जीतेगा, एक्सपेंस रेशियो कम होगा? नीरज जी, वो तो जाहिर सी बात है, कॉम्पिटिटिव हो रही है इंडस्ट्री, हुँ, राइट। और हमारे यहाँ पे जो रेगुलेशन, आपको शायद शायद जान के, हमारे कई आप तो फील्ड के एक्सपर्ट हैं, लेकिन लिसनर्स जो है काफ़ी, उनको शायद आश्चर्य होगा कि इंडिया में ऑलरेडी वी हैव वन ऑफ द लोएस्ट, अगर आप एशिया से खास करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूके, यूएस, कनाडा से कंपेयर करिए, बट स्पेसिफिकली सर्टन एशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करेंगे, सिंगापुर वगैरह से कंपेयर करेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे जो एक्सपेंस रेशियोज वगैरह हैं वो दूसरे कंट्रीज से ऑलरेडी नीचे के लेवल में। जैसे हमारे यहाँ पे आप जानते हैं एंट्री लोड अलाउड नहीं है, राइट। परफॉर्मेंस लिंक फी अलाउड नहीं है म्यूचुअल फंड्स में। तो ये सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ पे एग्जिट लोड कितना लगेगा उस पर लिमिट है। अच्छा, एग्जिट लोड लगेगा तो स्कीम में फिर से री इन्वेस्ट होगा, एएफसी को राइट। उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जैसे डायरेक्ट प्लान ऑफर करना मैंडेटरी है यहाँ पे, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये इंडिया बहुत आगे है दूसरे देशों से, आपको शायद जान के आश्चर्य होगा। लेकिन ये बात भी आपकी सही है कि जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, भले अज्यूम करिए कि मैं कहता हूं कि भाई वी आर ऑलरेडी एट लो लेवल, लेकिन कंपटीशन बढ़ेगा, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली और चीपर होंगे प्रोडक्ट्स, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और नए से नए प्लेयर्स आएंगे। जैसे हमने बोला कि हम अभी नए प्लेयर हैं,
तो हम अभी डोमेस्टिक इक्विटी कर रहे हैं, लेकिन जो ही वो लिमिट खुलेगी रिजर्व बैंक की फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो हम भी इनोवेट करेंगे, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स फंड करेंगे, ग्लोबल इक्विटी करेंगे, उसमें भी हमारी कैपेबिलिटीज हैं। तो इनोवेशन भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी नीचे आएगी और चॉइसेस भी मिलेगी। राइट राइट। और अल्टीमेटली मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर का जो है भला और ज़्यादा होने वाला है। भला होगा, और एक लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। देखिए क्या है कि जब चॉइसेस बढ़ती हैं, तो इसके ऊपर तो बहुत साइंटिफिक रिसर्च है कि जब चॉइसेस बढ़ती हैं तो दुविधा भी बढ़ती है। कभी कभी लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, कभी कभी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि आपका काम बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को एडवाइस की और कंटेंट की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो आपका काम राइट बढ़ेगा, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। तो हम आप लोगों के पास ही आने वाले हैं, आपसे ही बातें करेंगे और कंटेंट निकालेंगे। अब सर मेरे पास एक सवाल है कि आपका पर्सनल पोर्टफोलियो को लेके मेरा एक सवाल है। तो आप क्या डेट, मतलब जिसे हम बोलते हैं एसेट एलोकेशन, उसमें आप हम्म। विश्वास रखते हैं? डेट एलोकेशन में आप डेट में कुछ एलोकेट करते हैं या फुल ऑन इक्विटी में चलते हैं? नहीं, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस इज 100% इक्विटी। तो मैं केवल या तो इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ, या तो अगर कभी जैसे पॉसिबल हो, जैसे एक चीज मैं आपको विपरीत बोलूंगा, जैसे कई बार बोला जाता है कि खुद का घर नहीं होना चाहिए, तो उसमें मेरा ऑपोजिट थॉट प्रोसेस है। मेरे लिए रियल एस्टेट भी इक्विटी के बराबर है। तो मैं पर्सनली तो, और देखिए काफी सारे यंगस्टर्स हैं, उन्होंने मेरी जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे एक सवाल पूछा गया नीरज जी के द्वारा, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो करना जरूरी नहीं है, क्योंकि सबका एग्जैक्टली। अपना अपना प्रेफरेंस है, सबकी अपनी अपनी बैकग्राउंड है। और मैं 46 ईयर्स का हूँ, 26 ईयर्स का नहीं हूँ। तो मैं 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ, और जब मुझे ऐसा मौका मिले या मुझे ऐसा लगे कि और निवेश में कर सकता हूँ, तो मैं रियल एस्टेट में करता हूँ। लेकिन आपका सवाल फिक्स इनकम को लेके था, तो कुछ पैसा जो जरूरत का है बैंक में पड़ा है, उसके अलावा मैं फिक्स इनकम बिल्कुल नहीं करता हूँ। राइट। तो ये अप्रोच किन लोगों के लिए सही है कि मैंने 100% इक्विटी में रहना है? किस एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए सही है, या कुछ पर्टिकुलर जिस तरह से लोगों की इनकम है उनके लिए सही है, या सबके लिए सही है ये? नहीं, देखिए सबके लिए सही नहीं है। एक्चुअली ये होता है नीरज जी कि आपके इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स या आपके इमीडिएट गोल्स क्या है। देखिए 100% इक्विटी में होना, इसका मतलब ये जैसे कि अब मैं 46 ईयर्स का हूँ, राइट। थोड़े समय पहले मैंने अपना घर बना लिया है, राइट। मेरे फैमिली के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मंथली एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं, उसका मेरे पास प्रावधान है, करेक्ट। और मेरे इमीडिएटली ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन है, उसका समझो मैंने कॉर्पस जोड़ लिया है, मैं उसकी फीस वगैरह भर सकता हूँ। तो मेरा कोई राउंड द कॉर्नर, मतलब अगले 6 महीने, अगले 1 साल, अगले 2 साल में ऐसा कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हूँ अपने गुजारे के लिए, अपने इनकम के लिए। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि इमीडिएट कोई गोल्स अगर आपके नहीं है, तो आप इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए किसी भी तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स पे निर्भर नहीं है। तो आप, शॉर्ट रन में निर्भर नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, लंबे अरसे में तो हम सब अपने इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करेंगे, अच्छा एग्जैक्टली। क्लैरिफिकेशन दिया आपने। लेकिन अगर आप उस पर डिपेंडेंट नहीं है इमीडिएट टर्म में, तब आप इक्विटी, बिकॉज क्या है कि अल्टीमेटली इक्विटी में ग्रोथ ओरिएंटेशन है। देखिए मेरा तो इनफैक्ट उल्टा एक्सपीरियंस एक ये भी है कि बहुत लोग अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को अंडर एस्टिमेट करते हैं और लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट को ओवर एस्टिमेट करते हैं। आप बैंकों के डिपॉजिट्स देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि बैंकों में सबसे ज्यादा डिपॉजिट 1 साल के लिए किया जाता है और उसको बारी बारी रोल ओवर किया जाता है। तो लोग हमेशा अपने लिक्विडिटी और पैसे के रिक्वायरमेंट को ओवर एस्टिमेट करते हैं, और अपने टाइम होराइजन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो वो चीज़ के बारे में भी सतर्क रहना चाहिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है आपने। और एक आम आदमी को बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो सर बोल रहे हैं प्लीज़ उसे समझिए कि आपको पैसे की उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं जितना आप सोच रहे हैं, और आपके पास टाइम उससे ज़्यादा है जितना आप सोच रहे हैं। तो इन दोनों एब्सोल्युटली। चीज़ों को समझते हुए आप अपनी एलोकेशन जो है वो आराम से रख सकते हैं। मुझे एक बात बताइए सर, मैंने ये भी सवाल मैंने एक दो लोगों से पूछा है, अगेन थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था, मैं आपसे भी पूछूंगा। एक आम व्यक्ति, और जब मैं आम व्यक्ति की बात करता हूँ ना, मैं आपको और मुझे, हम सबको बाहर निकालते हुए मैं उस व्यक्ति के पास जा रहा हूँ जिसकी सैलरी शायद अभी 15-20 हज़ार रुपये महीना की है, राइट। वो आम व्यक्ति है, वो कोई बहुत बड़ा ऐसा इंटेलेक्चुअल काम भी नहीं करता, वो स्किल बेस्ड काम करता है, वोकेशनल काम करता है, एंड समहाउ ही इज ऑल्सो गेटिंग एजुकेटेड। हम लोग भी वीडियोस बिल्कुल। डालते हैं, आप लोग भी बहुत सारी चीजें बताते हैं, तो ही इज ऑल्सो गेटिंग एजुकेटेड। कोई उसका फॉर्मल डिग्री नहीं है, बट हाँ अब उसका मन हो गया है मैं भी कुछ तो निवेश करना शुरू करूँ, इन्वेस्ट करना शुरू करूँ। कैन अ कॉमन मैन विद अ सैलरी ऑफ 15 to 20,000 रुपीज पर मंथ क्रिएट वेल्थ थ्रू इक्विटी? डेफिनेटली कर सकते हैं ना नीरज जी, क्योंकि क्या है कि इसमें कोई बड़ा छोटा का बात नहीं है। देखिए सबसे बड़ा हमारे मार्केट का
मैं आपको एक चीज बताऊं, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है। आप आम आदमी सिंपल वगैरह बोल रहे हैं, लेकिन उसको एक चीज अगर कोशिश करें तो समझना जरूरी है कि एक ओपन मार्केट ना, एक मार्केट के तरह तभी चलेगा जब वो डेमोक्रेटिक होगा। देखिए मार्केट किस काम का, अगर मैं बोलूँ कि भैया आपका महीने का ₹1,00,000 तनख्वाह है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो ना ही मार्केट है ना ही वो डेमोक्रेटिक है। और इंडिया क्या है, इंडिया और अमेरिका की, ग्लोबली इंडिया और अमेरिका की क्या खास बात है, क्या एक ही तुलना होती है? वैसे तो हमारे बहुत आगे एक ही तुलना होती है कि ये ओपन मार्केट है और डेमोक्रेसी है, राइट। राइट। तो सेबी जो है, हमारा जो रेगुलेटर है, उन्होंने तो भाई कोई ऐसा मिनिमम नहीं डाला है। हम ₹100 भी ले लेते हैं, ₹500 भी ले लेते हैं महीने का, तो ये डेमोक्रेटिक है। आप म्यूचुअल फंड में महीने का ₹500 मिनिमम, ₹100 भी कई फंड ले लेते हैं, डाल सकते हैं। आज यूपीआई पे ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है, आप ₹100, ₹200, ₹500 कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, राइट। शेयर बाजार में आप चले जाइए, आप किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीद सकते हैं। कोई आपको ये नहीं बोलता ना कि भाई 10 शेयर का लॉट खरीदना है। राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस पे कोई रोक टोक नहीं है, फुल्ली डेमोक्रेटिक है। और मैं तो बोलता हूँ जो डेमोक्रेटिक नहीं है वो मार्केट भी नहीं है। क्या बात है। सो ये सिंपल है। दूसरी बात यह है कि कोई पैसा बड़ा या छोटा नहीं है। देखिए आपका अपना एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरे पास ₹1 करोड़ होगा तो वो लाइफ चेंजिंग अमाउंट है। और ऐसा नहीं है ना यार, किसी के लिए 10 लाख रुपए लाइफ चेंजिंग अमाउंट है, कोई आदमी उस मकाम पे है उसके लिए ₹100 करोड़ लाइफ चेंजिंग अमाउंट है। अभी सबका अपना अपना रिलेटिव एक फ्यूचर है, रिलेटिव एक एक्सपेक्टेशन है। कोई पैसा बड़ा या छोटा नहीं है, यू नो। तो आई थिंक दैट कि हर किसी को एक मौका, अपने आप को, देखिए लक के ऊपर लोग बहुत बात करते हैं, अपना जो लक है ना, लक को काम करने का मौका भी देना चाहिए, राइट। लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं लकी नहीं हूं। अरे भैया आपने लक को काम करने का मौका कब दिया, करेक्ट। तो इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ये परफेक्टली साइंटिफिक चीज है। हर किसी को करना चाहिए, लंबे अरसे के लिए करना चाहिए। और इंडिया का जो गोल्डन मोमेंट स्टार्ट हुआ है पिछले थोड़े समय में, अगले 10-20 साल में अगर उसका फायदा नहीं लेंगे तो हम सभी रिग्रेट करेंगे, राइट। अभी आप देखिए दुनिया भर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंडिया को एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बताया जा रहा है, इंडिया को लोकल मार्केट, लेबर मार्केट, कंज्यूमर मार्केट, हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स, ये सारे चीज़ों पे इंडिया को फ्रंट में बताया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। तो हम क्या केवल कंट्रीब्यूट करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसमें? राइट। तो और तो क्या तरीका है फिर? आई थिंक बहुत ही बढ़िया बात आपने बोली। एक तो डेमोक्रेसी की जो आपने बात करी, तो ये मार्केट सबका है। ये मार्केट ऐसा नहीं है कि मेरा है, आपका है, या सिर्फ बड़े लोगों का है, या सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों का है। ये सबका मार्केट है। एंड अगेन बहुत फ्लेक्सिबल है। आप ₹100, ₹500 पर मंथ से भी जो है वो शुरुआत कर सकते हैं, और शुरुआत करिए, पार्टिसिपेट कीजिए। क्या बात है सर, क्योंकि आपने फ्लेक्सी कैप से जो है वो शुरुआत करी है, और फ्लेक्सी कैप के बारे में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते होंगे, और इवन हमारे ऑडियंस भी जानना चाहते हैं कि एक टाइम होराइजन क्या पकड़ के चलें फ्लेक्सी कैप के लिए। एक मिनिमम टाइम होराइजन किस एक्सपेक्टेशन से है? सी रिटर्न बनने के लिए आपको 5 इयर्स देखना चाहिए, और अपनी एसआईपी करने के लिए मुझे लगता है कि एसआईपी परपेचुअल होनी चाहिए। देखिए जब तक आप हाथ पैर में जान है, जब तक कमा रहे हैं, जब तक काम कर रहे हैं, सेविंग करना है, तो एसआईपी तो कंटिन्यूस होनी चाहिए। पैसे के रिक्वायरमेंट है तब तक विड्रॉ नहीं करना चाहिए। राइट। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारा परफॉर्मेंस गेज नहीं करिए, जरूर परफॉर्मेंस गेज करिए, लेकिन उसके लिए 3-5 साल देना जरूरी होता है। हर तीसरे महीने, हर छठे महीने, दूसरे महीने अगर हम देखेंगे कि भाई पिछले महीने क्या हुआ, तो कभी बहुत खुश होंगे, कभी नाखुश होंगे, राइट। तो वो तो रोलर कोस्टर, शेयर बाजार का रोलर कोस्टर चलता रहेगा। लेकिन रोलर कोस्टर के आगे बढ़ने के लिए हमको भी 3-5 साल तो कम से कम चाहिए होते हैं। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए 3 इयर्स 5 इयर्स इज राइट टाइम फ्रेम। इन्वेस्टमेंट करने के लिए परपेचुइटी इज द राइट टाइम फ्रेम। एसआईपी की जरूरत नहीं है तो निकालना क्यों है और रोकना क्यों है, क्योंकि हर महीने करना ही है हमको। राइट। और आप देखिए लाइफ स्पैन देखिए नीरज जी, जो हम 46 इयर्स के हैं, आपने बताया आप 36 इयर्स के हैं, और हमारे लिसनर्स जो हैं वो सब 26 इयर्स के हैं। ये सब लोग 90 से ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 के ऊपर रहेगी। राइट। पीपल आर गोइंग टू लिव 90 एंड 100। हमारा भी जापान वाला होने वाला है, ओकिनावा बनने वाला है हमारा भी। हाँ, तो 90 और 100 नॉर्मल हो जाएगा हमारे बाद के जो जनरेशन है उसमें। एटलीस्ट मेरे बाद के जनरेशन में तो 90 नॉर्मल हो जाएगा। तो लंबी प्लानिंग चाहिए। राइट। आई होप हेल्दी भी रहे 90 और 100 के साथ साथ। बिल्कुल रहे। चलिए एक सवाल सर मेरे पास और भी है,
आप अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं तो पूछूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को पता चले। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या रखे? टाइम होराइजन हमने देख लिया, 3 से 5 साल में परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, और एसआईपी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि वो परपेचुअल होना चाहिए। अब एक एक ना एक इन्वेस्टर के माइंड में रहता ही है भाई, कितना कितना रिटर्न मिलेगा। तो एक एक्सपेक्टेशन, अगर हम एक विंडो आप बता पाएं कि रिटर्न जी। एक्सपेक्टेशन फ्लेक्सी कैप जैसे फंड से क्या होनी चाहिए? नहीं, इसके पीछे नंबर्स है, साइंस है, इसमें फ्रैंकली कंट्रोवर्सी नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको डेटा के साथ बताऊं कि पिछले 30 साल का, सी 1991 92 के बाद जितने लोगों ने भी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है, जानते हैं कि 91 के बाद से हमारी कंट्री एक ओपन इकोनॉमी या लिबरलाइज्ड इकोनॉमी हो गई, जब बाहर से पैसा आने लगा, सारे सेक्टर खुल गए। करेक्ट। तो इसीलिए बार बार 30 इयर्स का जिक्र होता है, क्योंकि पिछले साल इसको 30 साल हुए हैं। तो 30 साल की हिस्ट्री अगर देखते हैं तो भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है, जिसको हम जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जो है, 30 साल में भारत की जीडीपी जो है वो 12% कंपाउंडेड हुई है। और खास बात क्या है कि सेंसेक्स अगर लेते हैं तो सेंसेक्स में जो कंपनियां हैं, इनका मुनाफा भी साल दर साल पिछले 30 साल में 12% से ग्रो हुआ है। और एक परफेक्ट साइंस में इसको इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो सेंसेक्स है उसकी भी ग्रोथ पिछले 30 साल में 12% कंपाउंडेड है। तो पिछले 30 साल में आर्थिक व्यवस्था का इजाफा, कंपनियों के मुनाफे में इजाफा, और सेंसेक्स में 12% प्रति साल का इजाफा हुआ है, 12% कंपाउंडेड। तो अगर आप आगे की बात करें, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले थोड़े सालों में जो हुआ था ग्रोथ, एटलीस्ट अगले 5-10 साल में ये कंटिन्यू रहेगा। 11-12% कोई बहुत ही रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये मार्केट का हो गया। अब नीरज जी, क्या है कि हम लोगों को तो, हम मार्केट या जीडीपी नहीं खरीदते ना, हम तो चुनिंदा अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स खरीदते हैं, कहीं 40, कहीं 50, कहीं मिड कैप, कहीं स्मॉल कैप, राइट। तो हमको तो उसको बीट करना चाहिए। तो अगर पिछले 30 साल में 12% है, आगे भी अगर हम अगले 10 साल सोचते हैं कि भाई 12 नहीं तो चलो 10-12% मार्केट मेंटेन करेगा, तो हम लोग को उससे 3-4% ज्यादा रेट पे कंपाउंड करना चाहिए। तो बहुत लंबा, बहुत बड़ा, कोई गलत एक्सपेक्टेशन या ओवर एस्टिमेशन किए बिना अगर मैं बोलूंगा कि भाई 12 से 15% इक्विटी का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, इसमें कोई गलत नहीं है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। 12 से 15%, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग नंबर। अगर हम इसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें, अच्छे टाइम होराइजन पे देखें, तो इट कैन हेल्प इन क्रिएटिंग अ गुड वेल्थ, राइट? सर, 12% मतलब हर 6 साल में डबल होता है, 15% मतलब हर 4.5 साल पे डबल होता है। क्या बात है, तो इट्स अ क्या बिग बात है। नंबर, छोटा नंबर नहीं है, इट्स अ बिग नंबर। और ये मुझे लग रहा है कि अगले 10 से 20 साल में जब हमारी कंट्री जो है, देखिए हर कंट्री का आर्थिक व्यवस्था का जो ग्रोथ है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि कितने लोग एडल्ट हैं, कितने लोग यंग या वर्किंग एज में हैं। तो पूरे दुनिया का 25% वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में होगा। वाओ। By 2030, the world's working age population, 25% of working age population will be in India। और ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यही तय करता है कि एक कंट्री कितना प्रोड्यूस करती है, कितना कमाती है, कितना कंज्यूम करती है, कितना स्पेंड करती है, कितना सेव करती है। सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। और ज्यादा से ज्यादातर लोग अगर हमारे वर्किंग एज में होंगे, तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि हमारे डिपेंडेंट्स उतने कम होंगे, राइट। राइट। तो एंड ये ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है कि हमारा अगला 10-20 साल जो है ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है, तो इसमें निवेश करके फायदा उठाना चाहिए। राइट, एंड इट इज बैक्ड बाय कंप्लीट डेटा। जो आपने बताया कि ऐसे ही नहीं, कोई मतलब कोई ऐसे गप्पे नहीं मार रहा है, इट इज बैक्ड बाय डेटा, हाँ है हाँ, ना? ये कोई मार्केट फोरकास्ट नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा कि मैं मार्केट फोरकास्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं हर हाँ, चीज राइट को राइट राइट आर्थिक राइट। व्यवस्था से जोड़ के बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं सब वही बात बता रहा था कि जो भी बात यहाँ बोल रहे थे, दैट इज बीइंग डेटा ड्रिवन। वो हम ऐसे ही एब्सोल्युटली। एक कैजुअल ये इवनिंग टॉक नहीं हो हाँ, रही है, मतलब एक डेटा थैंकफुली, ड्रिवन बैक। हाँ। क्योंकि थैंकफुली हम लोग ये नहीं बोल रहे ना कि अगले साल सेंसेक्स कहाँ होगा, उसकी बात नहीं हो रही है। देखिए, राइट सेंसेक्स राइट तो राइट। जाएगा जहाँ आर्थिक व्यवस्था जाएगी। राइट, क्या बात है। बहुत बहुत सिंपल बात कि भाई सेंसेक्स तो वहीं जाएगा जहाँ पे आर्थिक व्यवस्था जाएगी। करंट मार्केट कंडीशंस को लेके क्या कहना चाहेंगे? हम लोग रोज सुबह उठ रहे हैं और देख रहे हैं कि निफ्टी जो है वो एक अच्छी छलांग लगा रही है। कभी हम्म। थोड़ा सा वोलेटाइल भी रह रही है, लेकिन अगर पिछले 2-4 दिन में देखो तो अच्छी जंप्स ली हैं। आई थिंक 18,000 का मार्क जो है वो क्रॉस कर गए हैं। ऐसे में क्या आप सलाह देंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना शुरू करने वाले हैं हम्म। या जो कर रहे हैं उन सब के लिए, क्या आपके हिसाब से कुछ सजेशंस रहेंगे? नहीं, तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा नीरज जी, कि मैंने जितना भी 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 20-30 लॉन्ग टर्म एसआईपी, ये सब जो है, ये मेरा व्यू है, ये चेंज नहीं होगा, ये बरकरार है, राइट। लेकिन क्योंकि आप अभी करंट मार्केट कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं जरूर कहूंगा कि काफी चैलेंजेस है, टू बी ऑनेस्ट। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो है, देखिए मैं एक इंग्लिश फ्रेज बोलता हूँ, इफ यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस इन अ बैड नेबरहुड,
यू विल हैव सम डिस्टर्बेंसेस। तो राइट। क्या है कि हमारी जो डोमेस्टिक कंडीशंस हैं वो कोविड के बाद से बेटर हो रही जा रही है, काफ़ी रिबाउंड है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी काफ़ी सारी चीज़ें रंग ला रही हैं अभी। तो हमारे यहाँ पे बहुत कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन यूएस की आर्थिक व्यवस्था ज़रूर किसी न किसी लेवल पे एक मंदी में जा रही है। यूरोप में यूक्रेन में वॉर चल रहा है, राइट। उसकी वजह से आप देखिए यूरोप में एनर्जी क्राइसिस। तो सिंपल बात क्या है कि चाइना में फाइनेंशियल क्राइसिस है, रियल एस्टेट क्राइसिस है। अच्छा, वहाँ की कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से इकोनॉमिक उनकी जो पॉलिसीज चेंज हो गई है, वहाँ का टेक्नोलॉजी सेक्टर क्रैश हो गया है, चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर क्रैश हो रहा है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि भाई चाइना में स्लो डाउन है, यूरोप में यूक्रेन को लेकर के एनर्जी और ऑयल का क्राइसिस है, और यूएस की आर्थिक व्यवस्था तेजी से निकल के मंदी की तरफ जा रही है, तो वर्ल्ड का जो ग्रोथ है वो कहीं न कहीं पे स्लो अगले 6 महीने 1 साल में स्लो होता दिख रहा है। तो इसमें से हम क्या है कि हम अब सारे ही पिग्मी हैं, तो पिग्मी में भी जो टॉलेस्ट पिग्मी है उसको तो लोग लंबू बोलेंगे, लेकिन टॉल पिग्मी होने में कोई मजा नहीं है। तो अगले 3-6 महीने में जो बाहर का जो माहौल है, अभी तो हम रिलेटिवली उससे बेटर करते जा रहे हैं, लेकिन सब लोग नेगेटिव रिटर्न देंगे और हम लोग थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव देंगे या स्लाइटली बेटर देंगे, फिर भी हमारे पे वो हेडविंड्स का असर तो पड़ेगा ना, राइट। तो अगले 3-6 महीने ये ऊंच नीच चलती रहेगी। जो अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है, कोई ऊंच नीच होती है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो एसआईपी कर रहे हैं, उनका तो फायदा है क्योंकि उनको अच्छे मौके मिल रहे हैं। लेकिन बोलने वाली बात यह है कि अभी आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या अभी आपका अगर पैसा लगा है, तो मेहरबानी करके अगले 3-6 महीने में कुछ ऊंच नीच होती है तो उसको देख के घबराइए मत। और राइट। जैसे स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है कि सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर है, ये लॉजिक शेयर मार्केट को मत लगाइए। कभी कभी बाहर के डिस्टर्बेंस से भी हमारा मार्केट गिरता है, तो वी शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट विल क्रिएट सम टर्बुलेंस फॉर अस, बट नथिंग टू डू विद अस। राइट। राइट, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन जो अगेन थोड़ा सा इससे लोग बाग डॉज कर जाते हैं इसका आंसर देने से, तो मैं आपसे पूछूंगा ये क्वेश्चन। वो है सर पैसिव इन्वेस्टिंग को लेके या पैसिव फंड्स को लेके। हमारे देश में एक्टिव फंड्स तो बहुत आगे बढ़ ही रहे हैं, बट मैं भी एक इकोनॉमिक टाइम्स शायद में पढ़ रहा था, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग थी मेरे पास, किसी ट्विटर पे शेयर करी थी किसी ने, तो मैंने देखा कि पैसिव फंड्स की तरफ भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लोज आ रहे हैं। जी। तो क्या एक आम निवेशक को जिसे कुछ समझ नहीं आता, वो पहले पैसिव फंड से शुरुआत करे अच्छा रहेगा, या उसे डायरेक्टली एक्टिव फंड्स के थ्रू ही जाना चाहिए? और पैसिव फंड और एक्टिव फंड का कंपैरिजन आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए कैसा है कि अगर आपको कोई फंड मैनेजर है, कोई कंपनी है जिसकी कम्युनिकेशन समझ में आती है, जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड, उसके पीछे के जो लोग हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ आती है, उससे आपको अगर कॉन्फिडेंस आता है, तो ज़रूर एक्टिव फंड में करिए। लेकिन पैसिव फंड्स को लेकर के उसकी भी अपनी जगह है। मैं आपको जैसे बताता हूँ कि अगर आप डिसीजन नहीं कर पाते हैं या किसी कारण से आपको लगता है कि यार ये सब क्यों मैं इसमें पढ़ूं, लेट्स कीप लाइफ वेरी सिंपल। कि भाई कोई एक्टिव फंड है, उसमें से कई एक्टिव फंड्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कई कभी कभी नहीं करते हैं, ऐसे पैचेस भी आते हैं अंडर परफॉर्मेंस के, राइट। तो आप सोचे कि यार अब ये सब डिसीजन जो है इसके बारे में सीखेंगे धीरे से, थोड़ा 2-4% किसी का ज़्यादा कम आएगा, वो चलो उसको साइड पे रखते हैं। इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू बाय, यू जस्ट बाय द मार्केट, राइट। तो सिंप्लीफाई करने के लिए या कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन को अवॉइड करने के लिए आप सीधे सीधे जाके निफ्टी 500 का इंडेक्स आप खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं करना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कुछ नहीं। निफ्टी 500 मतलब आपने पूरा का पूरा शेयर बाजार खरीद के आप घर पे लेके आ गए, राइट। फिर उसमें से आगे जाके धीरे धीरे आप समझ सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में पैसिव फंड्स का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात कि जैसे मैंने बताया कि यूएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यूएस में इन्वेस्ट करना चाहिए तो हमारे कई सारे फंड मैनेजर्स हैं, उनकी तो यूएस की कैपेबिलिटी नहीं है। और यूएस में इन्वेस्ट करना तो कौन सा फंड, तो यूएस में जैसे मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी मैं मेहनत करता था, S&P 500 फंड्स, नैस्डैक फंड्स वगैरह में, राइट। तो वो भी एक तरीका है कि भाई यूएस में इन्वेस्ट करना कैसे करें। चलो इंडिया तो हमको शायद समझ में आता भी है, यूएस का क्या पता, तो इंडेक्स खरीद लो। तो पैसिव्स का बड़ा योगदान है सिंप्लीफिकेशन करने में, डाइवर्सिफिकेशन करने में, राइट। लेकिन क्या है कि कई लोग ऐसा है कि पैसिव फंड्स को लेकर के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं कि भाई यूएस में तो एक्टिव फंड्स जो हैं वो पैसिव के पीछे ही चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे भी यूएस जैसा हो जाएगा। तो पैसिव फंड से सिंप्लीफिकेशन होता है, इसका तो मैं कंप्लीट समर्थक हूँ। लेकिन इंडिया में एक्टिव फंड्स परफॉर्म नहीं करेंगे, ये आई एक्चुअली डोंट एग्री विद इट, क्योंकि हम लोग अभी यूएस नहीं हुए हैं, हमारी अभी जर्नी की शुरुआत है। काफ़ी सारे सेक्टर्स वगैरह है। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि बिफोर द मार्केट कैप्चर्स द इकोनॉमी,
डोंट डिस्कस वेदर इंडेक्स कैप्चर्स द मार्केट। देखिए, पैसिवाइजेशन का क्या मतलब है कि ये लोग ये समझते हैं कि भाई आर्थिक व्यवस्था में और बाजार में जो भी हो रहा है वो इंडेक्स में कैप्चर हो गया, तो खाली इंडेक्स खरीद लो। ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो आर्थिक व्यवस्था है इसके काफ़ी सारे सेगमेंट्स अब तक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है। तो जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो आप इंडेक्स में कैप्चर कैसे करेंगे? तो नए, अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि इंश्योरेंस बहुत बड़ा सेक्टर है। साल 2 साल पहले तक तो इंश्योरेंस इंडेक्स में ही नहीं था। डायग्नोस्टिक्स, इंश्योरेंस, हमारी इंडस्ट्री एसेट मैनेजमेंट आज तक इंडेक्स में नहीं है, राइट? बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ मैनेज करती है, हजारों करोड़ का मुनाफा कमाती है, इंडेक्स में नहीं दिखता आपको, नहीं के बराबर। तो आई थिंक के पैसिव फंड्स का सिंप्लीफिकेशन में बड़ा योगदान है, लेकिन हम पैसिव की बात करते करते ये सोचने लगेंगे कि भाई इंडिया भी अमेरिका बन जाएगा और यहाँ पे तो एक्टिव फंड का कोई काम नहीं है, तो वो बहुत ही प्रीमेच्योर कंक्लूजन होगा। मतलब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो में एक्टिव पैसिव दोनों का एक मिश्रण बना के जो है वो आगे चलते रहे? हाँ, आप मन बना लीजिए कि कौन से कैटेगरी में पैसिव आपके काम का है, फिर आप डिसाइड करिए। राइट, राइट, क्या बात है सर। एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरे पास। हम सब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड से स्टार्ट, आपने भी बड़ा अच्छा बताया कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। एग्जिट के क्या रूल्स बनाए हैं? एक एग्जिट में आपसे जानना चाहूंगा गोल बेस्ड स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे बनाए अपनी। दूसरे एग्जिट में आपसे जानना चाहूंगा कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे यार इस फंड में या इस स्कीम में कुछ रेड फ्लैग्स आ रहे हैं। श्योर। तो एक तो है ना, जो एग्जिट का नीरज जी ये है कि अगर आप किसी कारण से इन्वेस्ट कर रहे हैं, समझो आप 3 साल 5 साल 10 साल से पैसा लगा रहे हैं किसी कारण से, जैसे हमारे बॉय या गर्ल को समझो यूएस भेजना है, पढ़ाई करनी है या कहीं भी बाहर, या इंडिया में ही ले लीजिए, आप कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला होना है, जो भी है, तो आप किसी कारण से पैसे बचाते चले आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई अगले 6 महीने 1 साल में वाकई ये गोल इज अराउंड द कॉर्नर, तब आप धीरे धीरे विड्रॉ करना शुरू करिए उसके तैयारी में। तो एक तो रिक्वायरमेंट ये गोल बेस्ड हो सकता है। दूसरा, आपने बीच में मुझे रिटर्न्स के बारे में पूछा कि भाई कितना रिटर्न आना चाहिए, मैंने बोला कि 12-15% आना चाहिए। तो देखिए, एक चीज़ ये भी होती है, कई बार ऐसा होता है कि 12-15 के बजाय ऐसा होता है कि भाई पिछले 3 साल का रिटर्न है 25-30% कंपाउंडेड। तो हमको लगता है कि देखो मैं कितना ब्रिलियंट हूँ, देखो चमत्कार कर दिया मैंने। और कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले 3 साल का रिटर्न होता है 5% कंपाउंडेड। तो हम सोचते हैं कि सारे फंड मैनेजर बेकार है, मार्केट भी खराब है, पता नहीं क्या कर दिया। तो क्या है कि ये थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हाई रिटर्न आए तो अपने आप को ब्रिलियंट मानना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा पैसा साइड पे कर लेना चाहिए फिर, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेडली हाई मतलब अनयूजुअली हाई नंबर है ना। ऐसा हुआ था, देखिए 2007-8 के स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि पिछले 4-5 साल का रिटर्न 25-30% कंपाउंडेड है। तो पता है कि भाई पिछले 30 साल की हिस्ट्री है कि आर्थिक व्यवस्था 12% ग्रो करती है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां 15-18% ग्रो कर लेंगी, वाई शुड स्टॉक मार्केट ग्रो 30%? तो कभी कभी क्या अनरीजनेबली हाई रिटर्न आता है तो थोड़ा आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कभी अनरीजनेबली लो रिटर्न दिखता है तो मार्केट और फंड मैनेजर से कॉन्फिडेंस मत लूज करिए, ये जो पहले निकाल के रखा है उसमें से और थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए। तो एग्जिट के रूल्स यही है कि गोल की वजह से निकाल सकते हैं जब पैसे की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, अनयूजुअली हाई रिटर्न ऐसा हर 5-10 साल में एक बार होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर साल पैसा निकालना चाहिए, लेकिन 5-10 साल में एक बार ऐसा होता ही है कि सबको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया फंड मैनेजर हूँ, मैंने चमत्कार कर दिया। जब आपको ऐसा लगे ना, कभी कभी लगे कि अपुरीज भगवान है, तो पैसा थोड़ा साइड पे कर लेना चाहिए। राइट, राइट। एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है मेरे पास, राइट। ठीक है, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया, मेरे पास एक्टिव इनकम के भी सोर्सेज हैं और मेरे म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा चल रहा है और वो वो दे रहा है रिटर्न 12-15% दे रहा है, वही 5 साल में डबलिंग जो है वो हो रही है। व्हाट नेक्स्ट? इतनी वेल्थ क्रिएट हो गई है, अब उसका क्या किया जाए, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए या उसको और बनने का समय दिया जाए? फिलोसफिकल क्वेश्चन है कंप्लीटली। तो कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं कि देयर इज अ लिमिट दैट दिस इज एनफ, तो एनफ से जब ऊपर निकल जाती हैं चीज़ें फाइनेंशियली, तो उसको कैसे देखा जाए, क्या किया जाए? नहीं नीरज जी, क्या होता है कि अपने लिए इनफ होता है, उसके बाद फैमिली और रिलेटिव्स, उसके बाद सोसाइटी। तो मेरे को लगता है इनफ कुछ नहीं होता है। देखिए, जिनके पास रिसोर्सेज है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको लगता है कि एक एक्स अमाउंट आपके लिए काफी है, आपकी लाइफ बन गई, तो भाई अगर आप एक्स तक पहुंच गए तो यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इंडिया के 99.99% लोग तो 0.1x पे भी नहीं है ना अभी।
तो मेरा तो एक्चुअली बहुत उल्टा बिलीफ है कि जिसके पास एक्स है तो उसकी वो मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाती है कि भाई वो एक्स को आगे ले जाए और 2x करे, और आपके लिए एक्स काफी है तो जो दूसरा एक्स आप खड़ा करोगे उससे आप कुछ बनाओ स्कूल कॉलेज। क्योंकि क्या है कि 99.9% लोगों के पास तो एक्स तक पहुंचने का ही जरिया नहीं है। अब आप पहुंच गए तो आप बोलोगे कि भाई मैंने झंडा गाड़ दिया, मेरा काम हो गया। तो भाई फिर दूसरों के लिए काम करो, क्योंकि दूसरों के पास तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है जो आपके पास है। राइट। तो क्या है कि जब तक इंडिया वेल्दी कंट्री नहीं बनती है तब तक व्हाट इज वेल्थ वगैरह के सवाल हमको नहीं पूछने चाहिए। हम लोगों को मैक्सिमाइज करना चाहिए ताकि सोसाइटी को भी कुछ इसमें इंक्लूड किया जाए। राइट, क्या बात है सर। आई थिंक यही क्वेश्चंस थे मेरे पास और बहुत बहुत एंजॉय किया मैंने शो के लिए। होस्ट के लिए आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे जनता के लिए तो प्लीज़। नहीं, आई थिंक मैं ऐसा बोलूंगा नीरज जी, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर है। इनको कई बार ऐसा पूछा जाता है कि मिस्टर बफेट व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपके सक्सेस का राज क्या है। तो मिस्टर बफेट बहुत हम्बल इंसान है। हमेशा बोलते हैं कि भाई मेरा 1930 में यूएस में जन्म हुआ और मेरी इन्वेस्टिंग करियर जो है वो 1950, 60, 70 से होकर के यूएस में जो इन्वेस्टिंग करियर चली उनकी, और उनका जो इन्वेस्टिंग करियर था दैट कोइंसाइडेड विद यूएस बिकमिंग सुपर पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इनडायरेक्टली बफेट साहब क्या बोल रहे हैं कि राइट प्लेस राइट टाइम। मतलब कि बफेट साहब अगर 1930 के बजाय 1830 में पैदा होते यूएस में तो शायद वो वॉरेन बफेट नहीं होते। 1930 में ही पैदा होते लेकिन बांग्लादेश या कीनिया में पैदा होते तो मिस्टर बफेट नहीं होते। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई राइट प्लेस राइट टाइम। और दूसरी बात, राइट प्लेस राइट टाइम को लक मत समझिएगा आप। राइट प्लेस राइट टाइम, बट यू नीड टू बी डूइंग द राइट थिंग्स। राइट। तो इंडिया में जितने निवेशक है ना जो 2020, 2030, 2040 में इंडिया के शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये राइट प्लेस राइट टाइम है। जो यूएस का 1950s टू 1970s था ना, अपना कभी न कभी अभी आएगा वो टाइम। यू बेटर बी कॉट डूइंग द राइट थिंग। राइट, क्या बात है। राइट। और क्या है कि अगर हम ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगले 20 साल में यहाँ पे पैसा नहीं बनाने के लिए आपको बहुत टैलेंट बताना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू बी वेरी टैलेंटेड नॉट टू मेक मनी। राइट, क्या बात है। राइट, मतलब आपको मार्केट में आना है और उसके बाद आप पैसा ना बना के दिखाओ हमें, हैं? हाँ, मतलब आप जो भी हमने बोला है, आप हर महीने पैसा लगाओ। आप बस डटे रहो। जैसा हमने पहले क्या बोला स्टार्टिंग में, पिच पे रहना है, विकेट नहीं घुमाना है और कुछ फैंसी चीजें नहीं करना है। पिच पे रहो, सिंगल्स लेते रहो, फिर बताओ कैसे नहीं जीतते हो। क्या बात है, क्या बात है सर। बहुत ही बढ़िया सर। यही कॉन्फिडेंस आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स को चाहिए और यही थॉट प्रोसेस चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर। दोबारा से मिलेंगे ज़रूर और बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सच सच बताना, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया आज के एपिसोड में? मैंने तो बहुत एंजॉय किया। काफ़ी खुल के बात हुई और बहुत सारे मुद्दों पे हमने बातचीत करी। कई जगहों पे मैं एग्री करता हूँ, कई जगहों में डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मज़ा इसी का है ना कि हम लोग 100% कभी भी कहीं से एग्री नहीं कर पाते हैं और इसी गैप को जो है हम लोग एंजॉय भी करते हैं। खैर, बात करते हैं आज के एपिसोड की समरी की। सबसे पहला लेसन तो मैं यही मिला कि भाई साहब, अगर आप लोगों की एज जो है वो कम है तो आप आधी बैटल पहले से ही जीत चुके हैं। अगर आप 20 से 24 साल के बीच में हैं और आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच भी रहे हैं ना, तो आप बहुत सही डायरेक्शन में हैं। अब सोचने को जल्दी से तब्दील कीजिए, कन्वर्ट कीजिए रियलिटी में और इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। ये आपका पहला लेसन है कि जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू आशीष सर, फ्लेक्सी कैप इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू स्टार्ट, इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको हर जगह का, हर तरफ का जो है एक्सपोजर आप ले सकते हैं और हर तरफ में आने वाली ग्रोथ का भी फायदा उठा सकते हैं, फिर चाहे वो लार्ज कैप स्टॉक्स हो, मिड कैप स्टॉक्स हो या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स हो। एक खास बात जो हमने जानी वो ये कि नंबर ऑफ स्कीम्स अगर म्यूचुअल फंड की भी आपको रखनी है अपने पास, तो ज्यादा स्कीम्स के चक्कर में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। आप मैक्सिमम 2 फ्लेक्सी कैप ले लीजिए और बाकी कोई 2 आप मिड कैप फंड्स ले लीजिए, इतना बहुत है आपके लिए। एंड डेफिनेटली अगर आप टैक्स सेविंग के लिए जा रहे हैं तो ईएलएसएस की स्कीम्स भी आप लोग यूज कर सकते हैं। एंड एक खास बात और हमने आज सीखी कि भैया यूएस मार्केट में भी अब आप लोग जो है एक्सपोजर रख सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही रख सकते हैं। वहां के भी काफी सारे इंडेक्स फंड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करके यूएस मार्केट में भी अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा आपको फैलने की जरूरत नहीं है। आज की एक और लर्निंग, अगर आपके पास पैसा है और वो लंबे समय के लिए आपको उसकी जरूरत नहीं है तो आप उसे इक्विटी में जरूर इन्वेस्ट कीजिए।
अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को ओवर एस्टिमेट मत कीजिए और अपने टाइम होराइजन को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एक बात और आज हमने सीखी कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को एक्चुअली में अगर जज करना चाहते हैं, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड स्पेसिफिकली मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप की अगर बात करते हैं, तो 3 से 5 साल का समय दीजिए उसको। लेकिन आपकी एसआईपी जो है वो परपेचुअल होनी चाहिए, हमेशा चलती रहनी चाहिए। म्यूचुअल फंड से एग्जिट कब करना चाहिए? तो देखिए, म्यूचुअल फंड में रेड फ्लैग्स दिखे तो एग्जिट कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपकी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट्स दिख रहे हैं आपको आपके फंड के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर, तो भी आपको वहां से थोड़ा सा फंड जो है वो निकाल लेना चाहिए। और कभी आपको बहुत कम दिख रहे हो प्रॉफिट्स, तो आपको उस फंड में दोबारा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, अगर फंडामेंटली उस फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। एंड डेफिनेटली अगर आप अपना गोल अचीव कर चुके हैं या बिल्कुल उसके आसपास पहुंच चुके हैं, तो भी आप धीरे धीरे एग्जिट जो है वो ले सकते हैं। अगर हम करंट मार्केट कंडीशंस की बात करें तो आज हमें ये जानने को मिला बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कि देखिए, आपका घर किसी ना किसी सोसाइटी में है। अब सोसाइटी में हो सकता है कुछ गड़बड़े चल रही हो, उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो है शॉर्ट रन में आपके ऊपर आ भी सकता है, लेकिन आपने ये जानना है कि आपका घर अगर अच्छा बना हुआ है, स्ट्रांग बना हुआ है, तो उस पर कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ ऐसा ही कहना था हमारे आज के गेस्ट का, आशीष जी का, जिन्होंने सिंपली बताया कि देखिए, इंडिया अभी जो है एक बढ़िया काम कर रहा है अगर हम उसे कंपेयर करते हैं बाकी इंटरनेशनल मार्केट से या अलग अलग कंट्री से। यस, कुछ आउटसाइड की डिस्टर्बेंसेस है जिसका छोटा मोटा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता रहता है और शायद आगे भी शॉर्ट रन में देखने को मिलता रहेगा। बट एज अ गुड इन्वेस्टर आपको इस वोलेटिलिटी का फायदा उठाना चाहिए, ना कि इससे घबरा के अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोक देनी चाहिए। राइट गाइज, तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो उसे सब्सक्राइब करें, आई बटन में सारे लिंक्स को चेक करें और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख के शुरू करें। राइट गाइज, विद दिस नोट, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहेंगे क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.